हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? हाल देखो इन्हें कितने बुरे हो रखे हैं। कुछ पढ़ के आए हैं आप लोग? बुरा हाल हो रखा पसीने से हैं। दिल्ली में बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आज रिफ्लेक्शन डील करेंगे, ठीक है? डॉक्टर बन चुके हो हैं? अच्छा, ये चेक किया जा रहा है कि किसका ज्यादा चौड़ा है। किसका ज्यादा चौड़ा है, इनके साथ चेक करो। ये ना वो मारने से चौड़ा हो जाता है वैसे। जिम में वो एक पर्टिकुलर एक मशीन आती है, पर्टिकुलर उसको करने से, या फिर डंबल से भी हो जाता है। मारने का तरीका नहीं, बाइसेप्स नहीं, नॉर्मल इसकी अलग होती एक्सरसाइज होती है। रिफ्लेक्शन में सीधी सी बात है, नॉर्मल सी चीजें आती हैं कि जैसे मान लो ये पानी का गिलास है, इसमें मैंने पेंसिल डाल दी, ठीक है? तो बेटा डाल दी, मन कर रहा था। निकाल दूं क्या? चलो पेन डाल देता हूँ, ठीक है? मान लो ये पेन है ग्लास स्लैब में, ठीक है? ये पेन जो है बेसिकली आपको उठा हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। अगर पानी में है तो दिखेगा, दिखेगा उठा हुआ। अगर पानी से भरी हुई बकेट आपके सामने रखी हुई है, तो क्या पानी का जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है ऊपर? नहीं दिखता? तो मना क्यों कर रहे हो? दिखता है बेटा, वो भी उठा हुआ दिखेगा। अगर नॉर्मल ग्लास में पेन डाल दोगे तो पेन भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखेगा, ठीक है? और अगर इस नॉर्मल पानी के गिलास में मैं नींबू डाल देता हूँ, तो आप बताइए अमान, नींबू का साइज बड़ा दिखेगा अगर मैं नींबू को पानी में डालता हूँ तो, या छोटा दिखेगा? बड़ा दिखेगा, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? इस सब का रीजन है रिफ्लेक्शन, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मली जो चीज है अपनी मेन पोजीशन से, नॉर्मली जो भी चीज है वो आपको अपनी उसकी मेन पोजीशन से ऊपर थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है। और अगर ये थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है तो इसका रीजन रिफ्लेक्शन होता है। वो एक अपेरेंट हाइट है उसकी, रियल हाइट नहीं है। मान लो ये पेन आपको यहां तक उठा हुआ दिखाई दिया, तो यहां से यहां तक होगी अपेरेंट डेप्थ। और यहां से यहां तक बिल्कुल नीचे तक जहां तक ये पेन इसको टच कर रहा है लेयर को, ये है रियल डेप्थ, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन के ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्लियर है आपको चीजें? आवाज नहीं आ रही? हेलो सर, समझ आया है? कैसे समझ आएगा, ध्यान तो पूरा पीछे पानी पे है। पी लेते हैं पहले पानी। यहाँ आ जाओ।
बैग को दूसरे पे रख दे, कंफर्टेबल हो जा। समझ आया ये समझ आया रिफ्लेक्शन? तो लेट क्यों आया है? खाना खा रहा था। इतना लेट खाना दिया आज घर वालों ने। स्कूल से आके सो गया था। रिवाइज रिपीट कर रहा हूं एक बार। रिफ्रैक्शन में जब भी, जैसे मान लो नॉर्मल मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। बकेट जब पानी से भरी हुई होती है तो बकेट का जो लास्ट वाला हिस्सा है, लास्ट वाली जो लेयर है, वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। दिखाई देती है। अगर मैं पानी में नींबू डालता हूं तो नींबू का साइज बड़ा दिखेगा या छोटा? बड़ा दिखेगा। अगर मैं पेन डालता हूं किसी भी बर्तन में जिसमें पानी डला हुआ है तो पेन ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा? दिखेगा। तो इन सारी चीजों का रीजन जो है वो रिफ्रैक्शन है, जो कि ये नए वाला टॉपिक है। व्हेन लाइट ट्रेवल, देख लेना उनकी साइड वालों की नोटबुक में बाद में। कोई बात। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when light travel from one medium to another medium, the कोमा लगा लो, the direction of propagation of light changes in the second medium। एक मिनट देखने दो। when light travel from one medium to another medium, the direction of propagation of light, the direction of propagation of light changes direction of propagation of light changes from one medium to another medium। या फिर ये लिख लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट चेंजेस इन द सेकंड मीडियम। ठीक है, लिख दिया, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है बेटा, लिख दिया तो ठीक। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दिस फेनोमेना is known as refraction of light। देख लेना ना साइड में से किसी की भी। कोई बात नहीं, देख लिया यार, पहले ही बहुत टाइम जा चुका है। स्टार बना के एक और पॉइंट लिख लो। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू change in the speed of light as it enters from one transparent medium to another। रिपीट कर रहा हूं एक बार। Refraction is due to change in the speed of light as it enters from one transparent medium to another। क्लियर है सबको? तो भी डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं एक्चुअली में रिफ्रैक्शन होता कैसे कैसे है। फोकस करिए। रहता है क्या? हो गया, ठीक है, लिख लिया। एक बार एक्सप्लेन कर दूं फिर लो समझाऊंगा, ठीक है? हैं जी, बताइए। अभी तो मैंने रिफ्लेक्शन समझाया ही नहीं है। समझो तो पहले एक बार रिफ्लेक्शन, अपने आप फर्क नजर आएगा। रिफ्लेक्शन में कितने मीडियम यूज होते हैं? एक। और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया है? 2 मीडियम हो गए।
सबसे बड़ा फर्क तो यही हो गया। रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। आओ एक बार बेटर समझ में आएगा। हाँ कह सकते हैं। हाँ जी, रिफ्रैक्शन में सीधी सी बात ये है कि जैसे मान लो यहां से कोई भी लाइट फॉल कराओगे, ये सेकंड मीडियम है और ये फर्स्ट मीडियम है। ये मान लो एयर है, ये मान लो ग्लास है, ठीक है। ये मेरे हाथ में मान लो टॉर्च है, ठीक है। अगर यहां से लाइट यहां पे फॉल होती है, ठीक है, तो लाइट जैसे ही एयर वाले मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में जाएगी, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में। तो रूल के हिसाब से लाइट बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, यहां पे ऐसे कुछ, ठीक है। बट लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम, ठीक है। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम यानी कि जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। डेंसर मीडियम यानी कि जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं, ठीक है। मतलब हाँ, जैसे मान लो अभी एयर में है, एयर में हम मुक्का मार सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। यही अगर ग्लास हो तो मैं ग्लास को थोड़ी ना मार पाऊंगा, ग्लास के तो आर पार नहीं जा सकते क्योंकि पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज, जब लाइट आ रही है एयर से ग्लास में, ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल, ठीक है। अब जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होएगी, ठीक है। टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी वो, टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइक इस लाइट को सीधा जाना था, ऐसे जाती है सीधी बिल्कुल, लेकिन ये क्या करेगी, ये इसकी तरफ थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, इंक्लाइंड हो जाएगी। इसको जाना ऐसे था लेकिन ये आ गई ऐसे। दिस इज व्हाट वी कॉल रिफ्रैक्शन। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? ओके। फोन आ रहा है। जैसे मान लो दिस इज द एयर और ये डी मान लो इतनी मोटी है लगभग। तो जब लाइट एयर से मैं इस डी पे डालूंगा, मान लो ऐसे लाइट जा रही है, तो आपको क्या लगता है लाइट बिल्कुल सीधी आर पार निकल जाएगी? आपको ऐसा लगता है सीधी निकलेगी? ये सीधी नहीं निकलेगी, ये टेढ़ी हो जाएगी जब जैसे इस डी के अंदर जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है। पहले मीडियम एयर था, अब मीडियम ग्लास हो गया है। यहां से जब मैंने लाइट डाली ना, तो मीडियम एयर है, अब यहाँ जो लाइट की स्ट्रिक बनेगी वो एयर में बनी है। अब जैसे ये इतनी मोटी थिकनेस है इस डी की, अब मीडियम कैसा हो गया? ग्लास। ग्लास में जाते ही लाइट सीधी नहीं जाएगी, वो टिल्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो इस ग्लास से बाहर निकलेगी, वो फिर वही पाथ फॉलो करेगी जो हवा में कर रही थी। हाँ ठीक है, अभी भी डाउट है? नो डाउट, ठीक है। आप लोगों ने जो स्पेक्स लगा रखे हैं, क्या ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है? क्योंकि सीधी सी बात है, लाइट तो एयर में आएगी पहले, फिर आपके स्पेक्स से टकराएगी, क्योंकि वहां पे भी एक थिकनेस तो है ना आपके लेंसेज में भी। हाँ, तो क्या लाइट डेविएट होगी अंदर जाने के बाद? आपने तो स्पेस लगाई नहीं रखी, ये लोग बताएंगे। ग्लास में जितनी लाइट टेढ़ी हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर मैं डायमंड सामने रख दूं तो डायमंड में भी उतनी ही टेढ़ी होगी, उसमें ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। उसकी बजाय अगर मैं कोई नारियल का तेल ले लूं, मान लो पानी की बजाय मैं कोकोनट ऑयल से अगर लाइट पास करा रहा हूँ, सॉरी ग्लास की बजाय अगर मैं कोकोनट ऑयल से लाइट पास करा रहा हूं, तो वहां भी इस बात का फर्क पड़ेगा कि लाइट कितना टिल्ट होएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं मीडियम चेंज करूंगा,
लाइट का जो टेढ़ा होना है यानी कि जो डिफ्लेक्शन है उस पे फर्क पड़ता है। मीडियम चेंज होते ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो लाइट जो है टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट हो रही है, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर ये मीडियम, सॉरी वो अलग किस बात में बताता हूं। अब ये जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, डेंसर से दोबारा से रेयर में जा रही है, पढ़ाएगा नहीं बताना। मैं किस लिए खड़ा हूं, मुझे पैसे मिलते हैं इस चीज के भाई। तुझे पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते ना, तो मुझसे पूछो। फीस मुझे देते हो ना, तो मुझसे पूछोगे ना। जैसे ही रेयर से डेंसर में गई टुवर्ड्स नॉर्मल, और जैसे ही डेंसर से रेयर में जाएगी फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे पहले जा रही थी। तो अब ये फिर से अवे फ्रॉम, ये नॉर्मल हो गई, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में वापस जा रही है, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि ये वाली जो रे है इसको मैंने नाम दिया है इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे है इसको मैंने नाम दिया है, नहीं चुप, रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली जो रे बाद में निकली है यहां से और फिर यहां से, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। ऐसा ही होता है, ठीक है। इतने में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अभी बताओ, क्योंकि इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट अब शुरू होएगा दोबारा। लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। ये वाली है नॉर्मल वाली लाइन, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी यानी कि हवा से अगर ग्लास में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट होएगी, और जब ग्लास से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अवे डेविएट होगी, ठीक है। इतने में कोई डाउट है? दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अभी इतना ही करो, चलो देखो। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और ये वाला एंगल इस वाले मीडियम के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं I1 R1 नाम दे दूं तो इसको मैं I2 और R2 नाम दे सकता हूं, ठीक है जी। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? बताइए बेटा इंशा, नॉर्मली बता दो, डेफिनेशन नहीं चाहिए, जो मैंने बताया उतना बता दो। बेटा थोड़ा सा तेज बोलना होता है। हाँ एक बार और बता दूं? बेटा वो तो मैं बताऊंगा ही अगर आप नहीं बताओगे तो। बताइए बेटा सारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? सर वापस बता दो। नहीं आज तुम्हारा क्यों मूड खराब है भाई? नहीं बॉयज में किस किस को पता है कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट? ठीक है बताइए। जब लाइट, वेरी गुड। हाँ जी देखो, उसने सही बताया है, जितना जो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन थी उसने बढ़िया दी है। जब लाइट फॉल होती है यहाँ पे ग्लास पे,
तो सबसे पहला जो एंगल जो लाइट स्ट्राइक करेगी जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और अंदर जाने के बाद लाइट जो रिफ्रैक्ट होती है, डेविएट होती है नॉर्मल की तरफ, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इस वाले मीडियम के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एमर्जेंट रे। एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म में आता है, अभी रहने दो, वो 12th क्लास के सिलेबस में है, आपके में नहीं है। ऐसा कुछ प्रिज्म का फेज होता है, यहां से लाइट आएगी, सीधी जाएगी और यहां से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन आता है एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए, बट ये 12th में आता है। हाँ, एक्सपेरिमेंट किया है लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं आता, ये मैं नॉर्मली 12th में ही कराता हूँ। हाँ, ये 12th में ही कराया जाता है नॉर्मली। और यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, यार एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जहाँ पे मिलते हैं, इस वाले पॉइंट को एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। ये तुम्हारी 10th में आता नहीं है, बट एक जो एक्टिविटी है ना उसमें दिया गया है कि ऐसा कुछ एंगल ऑफ डेविएशन है, बट ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, तो मैंने इसलिए ये चीज हटा दी थी। हाँ जी, रिफ्रैक्शन के दो लॉ हैं। मैंने नॉर्मली डी का एग्जांपल लिया था। इट इज लाइक कि मैंने यहाँ पे डी को रखा था और यहाँ से लेजर डाली थी उस पर, तो ये नीचे वाला जो प्लेन बन रहा है सेम ही तो प्लेन बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ एक लाइट इस प्लेन में जा रही है, एक लाइट ऐसे जा रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सारी की सारी लाइट सेम प्लेन में जा रही है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कि हाँ light travels in a straight path, but if I am talking about refraction, in that case obligation occur। obligation meaning oblique होना, यार टेढ़ा होना लाइट का। हाँ, एंड जी फर्स्ट लो क्लियर है। इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि जैसे कि मान लो ये एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इट इज लाइक आज इफ्रा एब्सेंट है ना। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है। अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ढंग से, आई थिंक अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आई नहीं होगी। 8.4 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, 8.3 यानी कि लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है, उसमें जो लास्ट में 8-10 क्वेश्चन दे रखे हैं वो सबको आ गए हैं। प्रूव करना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इतनी जल्दी तो नहीं आती यार किसी को भी। क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें आ गई तो छोड़ो। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ लो होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्नेल्स लॉ। ये इतनी सी बात कह रहा है, क्या कौन सा लो, नील लो। ऐसा तो कोई लो नहीं पढ़ा यार मैंने, ऐसा लो तो मैंने आईआईटी में भी नहीं पढ़ा।
स्नेल्स लॉ का सीधा सा मतलब है कि जैसे मान लो ये एंगल है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये मान लो साइन 30 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू साइन 60 मान लो। साइन 60 है, तो जाहिर सी बात है साइन 30 पे कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्री आती है सर हमें, तो बोलो ना। साइन 60 है, बोलो। 1/2। तो ये जो 1/√3 वैल्यू आई है, क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है? अगर मैं हमेशा एयर से ग्लास में लाइट पास करूंगा तो हमेशा ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। दिस इज व्हाट इट मीन। कौन सी कॉम्प्लिकेशन थी इसमें? यही बात स्कूल वाले टीचर नहीं कराते। ये दिक्कत रहती है बच्चों को। मैंने बहुत बार देखा है। अब आएगी समझ में। इट इज लाइक कि अगर एयर से वाटर में मान लो ग्लास में लाइट जा रही है, तो मेरे को एयर से जा रही है, मुझे एयर से भेज दो, उस केस में जो वैल्यू रहेगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, और जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होएगा तो एंगल बदलेगा। अब एयर से डायमंड के केस में फिक्स है, जी वैल्यू इतनी आएगी और वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। दिस इज व्हाट वी कॉल कि हाँ ये कांस्टेंट है। अगर आप एयर से ग्लास में लाइट पास कर रहे हो तो साइन 30 पहले बन रहा था, साइन 60 बाद में बन रहा है। अब एयर से ग्लास के केस में जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1/√3। क्या एयर से ग्लास के केस में हर बार सेम वैल्यू आएगी? आएगी यार, जब तक तो मीडियम चेंज नहीं करेगा सेम आएगी ना वैल्यू। सेम थिकनेस का होगा, सेम वैल्यू आएगी, इसलिए इसको कांस्टेंट वैल्यू बोला जाता है। इतनी सी बात है। ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो बच्चों को ये लो समझ में नहीं आ रहा है? क्लास चेंज कर दी, ग्लास की थिकनेस कम कर दी। देखो उससे ना फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी 12th में आता है। वो भी 12th में आता है, वो तुम्हारी में नहीं है। इट इज लाइक कि 10th में तुम्हारा बेस बनाया गया है, लेकिन सीबीएसई में कोई क्वेश्चन नहीं आना। स्नेल्स लॉ का भी जनरली नहीं आता, अगर आ जाए तो आ जाए, बट थिकनेस का तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुम कहोगे मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इतने में कोई डाउट? 60 to 70 न्यूमेरिकल्स हैं लाइट के मेरे पास, और वो सारे करने हैं, उससे पहले एनसीईआरटी निपटानी है। ये बात दिमाग में रखें। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के सबसे ज्यादा खतरनाक चैप्टर हैं, बच्चे इनमें उलझते हैं। लास्ट तक बच्चे इनके डाउट्स लेके आते हैं, उनको नहीं आते ढंग से। ये बात दिमाग में रखें। मैं ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा हूं लाइट के केस में, इससे ज्यादा स्लो नहीं चला जा सकता। ये लिख लिया ना तुम लोगों ने वैसे सब कुछ? एक बार मैं लो लिखवा देता हूँ रिफ्रैक्शन के। हाँ जी, रिफ्रैक्शन के लॉज लिख लीजिए। हेडिंग डाल लो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे होगा? दूसरा रटना नहीं है, सोचना है। आप सोच नहीं रहे हैं, आप नहीं। द थिंग इज, आप एक बार सोच के देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है। लाइट टकराती है और सेम एंगल पे वो होती है। यहाँ पे हम मीडियम चेंज कर रहे हैं। मुझे क्वेश्चन पूछने की इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात से कभी कभी थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो जाती है कि बच्चा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसा कुछ कीजिए। हाँ जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
क्यों रगड़ रहा है तू उसकी उंगली को? रिंग पहनानी है। फर्स्ट लॉ लिखिए, द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे, बेटा इधर उधर देखो, उन्होंने लिख लिया होगा। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इतना ही लिखना है। एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हो गया। सेकंड पॉइंट, the ratio of second law, the ratio of sine of angle of incidence, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला साइन लिखा जाता है SINE, कहीं SIGN लिख लो। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. I do not have pen, bro. Is constant. हो गया बेटा? थोड़ा सा और बड़ा लिख लो, मतलब इसी में कोमा लगा लो आगे। फॉर द, इतना ही लिखोगे? लिख लो, थोड़ा सा और लिख लो, कोमा लगा के। फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, 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 for the light of a given color and for the given pair of media, and for the given pair of media, MEDIA, and for the given pair of media, social media, and it is the plural form of medium. बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, सब बताता हूँ आपको। 2 मिनट में डाउट लेता हूँ, एक बार लिखवा दो इनको। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लिख लो अब इसके बाद। ये अब इसके बाद लिखना है यार, ये क्योंकि ये लाइन मैंने यही लिखवाई है। हाँ ठीक है, गुड। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डाउट है? नहीं, ये सेम है, मतलब इसको ऐसे ही लिखा जाता है मैथ में, इसको सिन मत पढ़ लेना, इट इज साइन। हाँ एक छोटी सी लाइन और लिख लो, द कांस्टेंट वैल्यू, नहीं इसी में ऐड करना, नेक्स्ट नहीं है। द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the second medium with respect to the first, refractive index of the second medium with respect to the first, refractive index of the second medium with respect to the first।
हाँ जी, पूछिए, डाउट पूछिए, क्या डाउट थे आपके? वीबग्योर सुना है, तो हर लाइट अलग अलग कलर की होती है। वाइट कलर को 7 कलर में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, लेकिन उन 7 के अलावा भी और भी कलर होते होंगे। अब ये मत बोल देना कि सारे उन्हीं से बने हुए होते हैं। हाँ, तो जब हम लाइट का कलर चेंज करते हैं तो उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। तो जब तू ही छिलवा रहा था यार इतनी देर से, मैंने तो मना किया था। क्या होगा? मैंने मना किया था तुझे। हाँ जी, एक केस और देख लेते हैं। देखो यार, ये वाला केस था, अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके बेस से पूरा रिफ्रैक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन एक और केस बनता है रिफ्रैक्शन का, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं। हालांकि वो इसमें कवर हो गया है, बट तुम्हें मैं अलग से बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। ये मान लो ग्लास मीडियम है, अभी अभी किया है हमने, हालांकि ये एयर मीडियम है, ठीक है। तो लाइट अगर यहां से आ रही है और ये नॉर्मल है, तो इस बार हम जा रहे हैं डेंसर से रेयरर में। तो जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो लाइट, आप बताओगे बेटा? हाँ जी, आप जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएंगे तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? वेरी गुड, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी लाइट, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट हेयर एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर रेयरर, यार वो उंगली धोने गया है, सारे के सारे लड़के उस तरफ देख रहे हैं। क्या मजा आ रहा है क्या देखने में? मजा आ रहा है देखने में? फिर क्यों देख रहा है? फिर तो पास से उठ के गया है। बच्चों वाली हरकतें करते रहते हैं टेंथ में। ठीक है जी, थोड़ा सा और लंबा चक्कर लिया, पूरी क्लास में घुमा, इधर उधर कमरों में भी देखा एक बार, बाहर भी देखा एक बार, झांक के थोड़ा सा क्या हो रहा है गली में। ठीक है जी, डेंसर से रेयरर में जाएंगे थोड़ा सा डेविएशन ज्यादा होती है, और रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो। अच्छा एक बात बताओ, जब रेयरर से डेंसर में जाते हैं और डेंसर से रेयरर में जाते हैं, किस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा? हमारे पास दो केस हैं, हम या तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट को ट्रेवल कराते हैं, या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कराते हैं। तो किस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, रेयरर टू डेंसर में या डेंसर टू रेयरर में? डेंसर, ओके। और ये डेविएशन मीडियम के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है? 1.003 वाटर का होता है 1.33 समथिंग। ये जो हमने साइन आई बाई साइन आर लिखा था ना कांस्टेंट के इक्वल, ये एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी बुक्स में। आपकी एनसीईआरटी में इसको एन से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतने में कोई डाउट है? नहीं जाने को किसने बोला है? दो तीन एयर का, वाटर का, ग्लास का दिमाग में रख लो, वैसे भी गिवन होता है।
नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा पढ़ के आओगे आप लोग। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स कीजिए यू लाइक से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।